आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो 12th इस साल की क्लास है, उसका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। जो एग्ज़ाम 9 जुलाई को होना है, तो उसी के संदर्भ में मैंने कई सारी वीडियो बना के अभी तक डाल चुका हूँ, पर अभी तक जितनी भी वीडियो मैंने डाली थी, वो सिर्फ़ इंग्लिश में उसका कंटेंट था और उस इंग्लिश के कंटेंट को मैं आपको डिलीवर कर रहा था। तो पहली बार मैंने अपनी इस वीडियो में जो प्रयास किया है वो हिंदी का प्रयास किया है कि हिंदी के जो हमारे विद्यार्थी हैं, हिंदी के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कुछ किया जाए। तो मैंने ये जो टॉपिक बनाया है ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही कंटेंट के साथ बनाया है। पर जो ये वाली वीडियो है ये मेरी उस हिंदी कंटेंट से रिलेटेड है। तो इसके लिए मैंने जो शुरुआत की है वो भाग 2 से शुरुआत की है क्योंकि पहले वाले जो हमारी बुक है उसके मैं लगभग सारे टॉपिक जो है करा चुका हूँ, 2 टॉपिक बचे हुए हैं, वो भी अगले कुछ 1-2 मतलब 5-6 दिन में पूरे हो जाएँगे। तो अभी जो मैंने शुरुआत की है, वो भाग 2 से की है। हम भाग 2 से हिंदी में इस कंटेंट को पढ़ेंगे, फिर धीरे-धीरे भाग 1 का जो हमारा है प्रबंध वाला, उसका कंटेंट भी मैं हिंदी में आपके सामने रखूँगा, जिससे बच्चों को, जो हमारे सरकारी स्कूल के विद्यार्थी हैं, उनको फ़ायदा हो सके और वो इस आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स के साथ पास हो सकें। आज की जो ये टॉपिक है हमारा ये व्यावसायिक वित्त के ऊपर है, पूरा चैप्टर आपके सामने रखा जाएगा और मैं आपको ये बता दूँ कि ये चैप्टर कम से कम 8 से लेके और 10 मार्क्स का चैप्टर है। तो अगर आज इस वीडियो को आपने पूरा देखा तो आपके 8 से 10 मार्क्स कन्फर्म हो जाएँगे और आप अच्छे नंबरों के साथ पास हो पाओगे। अगली वीडियो में भी आपके सामने जो कंटेंट आएगा वो इतने का ही होगा 8 से 10, क्योंकि ये जो 2 चैप्टर हैं व्यावसायिक वित्त और अगला मार्केट वाला जो है फाइनेंशियल मार्केट, ये दोनों मिलकर जो है 15 मार्क्स के हैं। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर विद्यार्थियों ने या जिन्होंने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए सो दैट आपके पास आने वाली वीडियो समय पर पहुंच सके। तो हम वीडियो शुरू करते हैं, व्यावसायिक वित्त को पढ़ते हैं कि क्या होता है। व्यावसायिक वित्त का सबसे पहले अर्थ जानना जरूरी है। तो व्यावसायिक क्रियाओं के संचालन हेतु धन की जो आवश्यकता होती है, हमें जो पैसे की आवश्यकता पड़ती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, व्यावसायिक वित्त कहते हैं। जितने पैसे की हमें रिक्वायरमेंट होगी अपने सारे कामों को पूरा करने के लिए, उनको उस व्यवसाय को अच्छे ढंग से चलाने के लिए, वो सब क्या कहलाएंगे, व्यावसायिक वित्त कहलाएंगे। लगभग सभी व्यावसायिक क्रियाओं में जो भी काम हम करते हैं अपने व्यवसाय के अंदर, उसमें कहीं न कहीं धन की आवश्यकता होती ही है। अब वित्त की आवश्यकता व्यवसाय के स्थापन के लिए, उसके संचालन, स्थापन का मतलब होता है स्थापित करना, शुरुआत करना, संचालन का मतलब चलाना होता है, उसको आधुनिकीकरण का मतलब उसको जो नई जो हमारी टेक्निक्स हैं, उनसे लैस करना, उसका विस्तार करना, उसको आगे बढ़ाना और विविधीकरण का मतलब उसमें एक से ज़्यादा पहलुओं को जोड़ना। कि अभी मैं एक व्यवसाय कर रहा हूँ, मान लिया इस समय जो व्यवसाय है मेरा, वो कपड़े का व्यवसाय है। तो अब मैं कपड़े के व्यवसाय से निकल कर क्योंकि मेरे पास पैसा अच्छा आ रहा है, मेरा व्यवसाय अच्छा चल रहा है, तो अब मैं जो जाना चाहता हूँ वो फ़ोन के व्यवसाय में भी जाना चाहता हूँ, टेलीकम्युनिकेशन के व्यवसाय में भी जाना चाहता हूँ और ये मैं नई व्यवसाय का एक पहलू स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो फिर भी मुझे पैसा चाहिएगा। तो व्यावसायिक वित्त की आवश्यकता विभिन्न क्रियाकलापों में हमें होती है। अब उस व्यावसायिक वित्त को कैसे देखा जाए, तो उसके लिए किया जाता है वित्तीय प्रबंध। प्रबंध आप मैनेजमेंट की पूरी बुक पढ़ चुके हो पूरी, ठीक है? तो आपको पता होगा प्रबंध में क्या-क्या होते हैं, वो 5 फंक्शन है, वो पूरे यहाँ पर सिर्फ़ पैसों से संबंधित काम को पूरा करने के लिए हम करेंगे। तो सभी वित्त के लिए कुछ ना कुछ लागत की आवश्यकता होती है, कुछ पैसा लगाना पड़ता है उसमें। यह अति आवश्यक है कि इसकी आवश्यकता की व्यवस्था, मतलब कि हम ये पैसा कहाँ से लाएँगे, जो पैसा लगेगा उसके अंदर, अत्यंत सावधानी पूर्वक की जानी चाहिए। मतलब कि वो पैसा हमें ऐसी जगह से एकत्रित करें और उसका फिर उतना अच्छा उपयोग करें कि वेस्टेज ना हो और हम अपने संसाधनों का सबसे अच्छा उपयोग कर सकें।
तो वित्तीय प्रबंध का काम क्या होता है? वित्तीय प्रबंध का संबंध जो होता है, इष्टतम का मतलब सबसे अच्छा, सर्वोत्तम उपयोग। तो इष्टतम उपलब्धता तथा वित्त के उपयोग से है। पैसा एक तो मिल पाए, उसका सबसे अच्छा उपयोग करूं और वो मेरे पास समय पर हो, उसके लिए हम वित्तीय प्रबंध करते हैं। इष्टतम उपलब्धता के लिए वित्त के विभिन्न स्रोतों जहां से पैसा मेरे पास आ पाएगा, उनकी पहचान करनी पड़ती है कि पैसा कहाँ कहाँ से एकत्र करूंगा। आगे पढ़ोगे आप कि कौन कौन से वो स्रोत हैं जिसके थ्रू हम पैसे को इकट्ठा कर सकते हैं, तथा उनके ऊपर आने वाले व्यय जो खर्चा होगा, जो जहां से मैं पैसा इकट्ठा करूंगा उस पर पैसा खर्च करना पड़ता है। लोन लेते हो तो उसके लिए भी आपको पैसा देना पड़ता है, तो ऋण के अंदर भी हमें कुछ पैसा चुकाना पड़ता है। बहुत सारी टाइप की फीस होती हैं, वो देनी पड़ती हैं। शेयर इशू मतलब कि अगर अंश इशू करना चाहते हो, शेयर इशू करना चाहते हो, तो उसमें भी पैसा लगता है। तो व्यय की तुलना की जाती है विभिन्न स्रोतों में, और जो सबसे कम वाला होता है या जो सबसे अच्छा होता है, जहाँ रिस्क कम है या मिनिमम रिस्क है, उसको हमें चूज करना होता है। तो वित्त प्रबंध का काम यही होता है कि पैसे को कहाँ से एकत्र करेंगे और फिर उसका सबसे अच्छा उपयोग कैसे करेंगे। आगे चलते हैं। वित्तीय प्रबंध के विभिन्न पहलू, मतलब किन किन चीजों पर वित्तीय प्रबंध किया जाता है, किन किन चीजों को वित्तीय प्रबंध में देखा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो व्यवसाय की स्थिर, स्थिर का मतलब फिक्स है। आप अकाउंट्स पढ़ते हो तो आपको पता है कि जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, उनका क्या आकार है, मतलब कि कितनी फिक्स्ड एसेट्स हमें चाहिएंगी, और उनका उनका मिक्स क्या, मतलब किस किस टाइप की चाहिए, कितनी टेक्नोलॉजी से भरी हुई हो, कहाँ पर कम टेक्नोलॉजी वाली चाहिए, मतलब जिस भी टाइप की संपत्तियां एसेट हमें व्यवसाय में चाहिए, उसका प्रबंध हमें करना है। और उनको अच्छे ढंग से, समीक्षण का मतलब है एक साथ एकत्र कर कर उनका मिक्स कर कर अपने व्यवसाय को चलाना है। फिर आता है चालू संपत्ति। चालू का मतलब करंट एसेट्स होता है। तो आपको पता है कि इनका जो समय होता है वो 1 साल होता है। 1 साल के अंतर्गत कहाँ कहाँ से मेरे पास पैसा आ सकता है, उसको देखना। अब उसमें कैश भी आएगा, उसमें स्टॉक भी आएगा। स्टॉक कौन सा है? स्कंद कौन सा है? जो बिका नहीं है। तो जो अभी तक माल बिका नहीं है वो वाला स्टॉक है, तो वो भी चालू संपत्ति का पार्ट होता है। प्राप्तियां मतलब जहां से आपको पैसा मिलेगा, जिनको हम अकाउंट्स के अंदर डेटर्स कहते हैं। तो वो डेटर्स कैसे हैं, कैसे कैसे मुझे पैसा मिलना है, वो सब देखा जाता है। फिर आया दीर्घकालीन वित्त, लंबे समय के लिए जो पैसा चाहिए। तो वो कितना मैं बाहरी लोगों से लूंगा, जिसको हम ऋण कह रहे हैं, क्योंकि उधारी लिया जाता है बाहरों से, बाहरी व्यक्तियों से। और समता का मतलब मेरे शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। तो समता जब भी आप इस चैप्टर में आएगा तो आप समझ जाना कि हम शेयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब शेयर दो होते हैं, आपको पता है, इक्विटी भी होते हैं और क्या होते हैं, प्रेफरेंस भी होते हैं। तो यहाँ पर उन्हीं की बात की जा रही है कि, और साथ ही साथ जो हमारी प्रॉफिट वगैरह जिसको हम रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं, प्रतिधारित वो कहते हैं, तो वो भी सब इसी का ही पार्ट होती है, समझा गई। तो इन सब चीजों को हम इसमें लेते हैं। ठीक है, तो समता का विभाजन कैसे है। फिर आया कि वास्तव में जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसमें ब्याज में हम कितना पैसा दे रहे हैं, क्या उसको कम किया जा सकता है, खर्चे कितने हैं, क्या उसको वेस्ट, जितने भी खर्चे हैं उनको कैसे मिनिमाइज किया जाए। जो भी चीजें डेप्रिशिएट हो रही है, ह्रास का मतलब जिसका मूल्य डाउन जा रहा है, उनसे संबंधित प्रबंध को देखा जाता है कि कैसे हम इन चीजों को मैनेज कर सके, जो जो भी हमारे पास स्रोत हैं हम उनका सबसे अच्छा उपयोग कर सके। तो हम इन सब चीजों को भी इस वित्तीय प्रबंध में पढ़ते हैं, देखते हैं, और कोशिश करते हैं कि वो सब सबसे अच्छे यूज में या सबसे अच्छे उपयोग हमें हम ला सकें। अब आया दीर्घकालीन, लंबे समय के लिए। अल्पकालीन का मतलब छोटे समय के लिए। वित्तीय राशियों का उपयोग कैसे किया जाएगा, कैसे उनको यूज किया जाएगा, जो भी पैसा आपके पास आया, जो आपने इकट्ठा किया, कोई भी माध्यम कोई भी हो सकता है, स्रोत कोई सी भी हो सकती है, आप उसको कैसे यूज करोगे वो भी इसमें देखा जाता है। फिर जो दीर्घकालीन वित्त का ऋण है, जो हमने बाहर से उधार लिया है, और समता जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, उसमें कैसे विभाजन करें, मतलब किस मात्रा में ऋण को रखें और किस मात्रा में समता को रखें, ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है, समता का पैसा हमारा अपना पैसा होता है जो जल्दी से चुकाया नहीं जाता।
ऋण को भी चुकाना है, साथ ही साथ उस पर ब्याज को भी चुकाना है। तो इसलिए इनमें क्या रेशो हो, क्या अनुपात हो, वो भी हमें वित्तीय प्रबंध में निश्चित करना होता है। तो ये कुछ पहलू थे जिनको हम वित्तीय प्रबंध के अंदर पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं कि वित्तीय प्रबंध का क्या उद्देश्य है और क्या-क्या निर्णय हमें लेने होते हैं वित्त से संबंधित। तो सबसे पहले उद्देश्य को देखते हैं। तो वित्तीय प्रबंध का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो अंशधारी का मतलब शेयर होल्डर है, जो मालिक है कंपनी के, उनके पैसे को सबसे बढ़ाना है, मैक्सिमाइज करना है। उनकी जो धन संपदा है, जो पैसा उन्होंने बिजनेस में लगा रखा है, उसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हम कैसे कर पाए, ये हमारा प्रमुख उद्देश्य होता है। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी के अंश, अंश का मतलब शेयर, तो शेयर आपको पता है शेयर मार्केट होती है, तो उस मार्केट में हम उनके मूल्य को कैसे बढ़ा सकें, ये हमें देखना होता है। तो इसको बढ़ाने के लिए हमारे पास 3 निर्णय लेने होते हैं हमें, जो इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि ये निर्णय कम से कम 5 मार्क्स के कोई भी आ सकते हैं, कौन से आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। पर एक क्वेश्चन इसी वित्तीय निर्णय को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, उस पर ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रभावित करने वाले कारण, किन से वो प्रभावित होता है वो निर्णय, तो वो जरूर पूछे जाते हैं। तो वो हम जरूर देखेंगे, समझेंगे, जिससे हमारे 5 नंबर जो है पूरे पक्के हो सके। तो निर्णय लेने का अर्थ जो होता है, 3 विस्तृत निर्णयों की विश्लेषण करना होता है। वो 3 निर्णय कौन सा है? एक तो निवेश संबंधी, मतलब कि पैसा कहाँ लगाना है, जितना पैसा मैं एकत्र कर रहा हूँ वो मैं कहाँ लगाऊंगा, उसकी इन्वेस्टमेंट किसमें करेंगे। ठीक है, अब उसमें वही करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स आती हैं, चालू संपत्ति और स्थिर संपत्तियां आती हैं, कैसे उसमें करूं। ठीक है, जो मैं उन उन संसाधनों का सबसे अच्छा उपयोग कर सकूं, कुछ भी खाली ना रहे। दूसरा है वित्तीय संबंधी निर्णय, कितना पैसा मेरे व्यवसाय को चाहिए, उतना ही इकट्ठा करूं, ना उससे कम और ना उससे ज्यादा। ये निर्णय लेना होता है कि पैसा कहाँ से आएगा, जो लगाना है मुझे उससे संबंधित। और एक होता है ये अंशधारियों वाला, उन अंशधारियों को मुझे जो लाभ होता है कंपनी को, उसमें अंश देना होता है। तो लाभांश का मतलब होता है लाभ में अंश। ठीक है, तो जो मालिक होते हैं उनको लाभ के अंदर अंश दिया जाता है। तो उससे संबंधित निर्णय लेना होता है कि उसको कैसे रखा जाए, व्यवसाय को आगे कैसे बढ़ाया जाए, और साथ ही साथ अपने जो अंशधारी हैं, मालिक हैं, उनको खुश रखा जाए। तो ये 3 निर्णय हमारे मेन निर्णय हैं, इनको हम पढ़ेंगे इसमें। शुरुआत करते हैं सबसे पहले निवेश संबंधी निर्णय, पैसे को कहाँ लगाएंगे सबसे पहले। ठीक है, उससे पहले पैसा कहाँ से आएगा वो जरूरी होता है, पर अभी जिस ऑर्डर में हमने लिखा है हम उसी ऑर्डर में पढ़ रहे हैं, हमारा यही ऑर्डर एनसीईआरटी में भी गिवन है, तो हम उसी को फॉलो करते हुए काम कर रहे हैं। तो निवेश संबंधी निर्णय का संबंध जो होता है वो इस बात से होता है कि फर्म जो पैसा उसको चाहिए, जो उसने इकट्ठा किया, ठीक है, जो उसके पास अब है, इस समय उसके पास एकत्रित है, वो उसको वो कैसे लगाए, कहाँ लगाए, किन संपत्तियों में लगाए। संपत्ति दो ही हैं आपको पता है, एक स्थिर संपत्ति है और एक चालू संपत्ति है। तो इनमें कैसे उसको विनियोजित किया जाए, कैसे लगाया जाए। ठीक है, तो ये देखना हमारा काम होता है निवेश संबंधी निर्णय में। तो निवेश निर्णय जो होते हैं वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, वो मैंने बताया। एक लंबे समय के लिए जो स्थिर संपत्तियों से संबंधित होता है, और एक होता है अल्पकालीन छोटे समय के लिए जो चालू संपत्ति से संबंधित होता है। चालू संपत्ति वाला निर्णय जो है हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे इस टॉपिक के। स्थिर संबंधी निर्णय को अभी हम डीप में पढ़ेंगे, इसका छोटा सा ही हिस्सा पढ़ेंगे, ये बाद में पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं दीर्घकालीन निवेश निर्णय की। ये लंबे समय में, मतलब कि जो जो बड़ी बड़ी मशीन हमें खरीदनी है, बिल्डिंग खरीदनी है, तो जितनी ऐसी चीजें, ऐसी संपत्तियां जो हमें खरीदनी है, जिसमें पैसा हमें ज्यादा चाहिए, उनको कैसे हम, कहाँ पर पैसा लगाएं, कि कहाँ कैसे, कौन सी ऐसी चीज है जो मैं रेंट पर लेकर काम चला सकता हूँ। ठीक है, और कौन सी ऐसी एसेट है जिसको मुझे परचेज ही करना पड़ेगा, ये हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो एक दीर्घकालीन निवेश जो होता है वो कैपिटल बजटिंग, पूंजी बजटिंग निर्णय होता है। पूंजी का मतलब वही है कि जो ये एसेट आप खरीदोगे तो ये आपकी पूंजी बन जाएगी। ठीक है, तो पूंजी बनानी है या रेंट पर लेनी है, ये निर्णय हमें इसमें लेना पड़ता है।
तो अगर पूंजी बजटिंग निर्णय या कैपिटल बजटिंग लिखा हो तो इसका मतलब आप दीर्घकालीन निवेश निर्णय की बात कर रहे हैं। तो दीर्घकालीन जो आधार होता है वित्त का, वो उस वित्त की वचनबद्धता जो निहित होती है, वो पूंजी बजटिंग निर्णय के अंदर होती है कि जो लंबे समय के लिए हम पैसे को कैसे यूज करेंगे। उतना पैसा अगर हम वहां लगा दें तो जहां से वो पैसा लिया है क्या उसका ब्याज वगैरह हम चुका पा रहे हैं, या अगर मालिकाना हक खोया है उस एसेट को खरीदने के लिए तो क्या वो व्यवसाय के लिए उचित है, वो देखना इसमें होता है। तो इस पूंजी बजटिंग निर्णय को भी प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, मतलब कि जब हम निर्णय लेते हैं, क्योंकि क्या लेना है, हमें डिसीजन ही तो लेना है, क्या इस एक संपत्ति को खरीदें या इसको किराए पर लें, ये निर्णय हमें लेना है। तो इस निर्णय को लेते समय हमें कुछ कारक को ध्यान में रखना होता है। पहला है कि परियोजना का रोकड़ प्रभाव, रोकड़ का मतलब कैश, प्रवाह का मतलब फ्लो, पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा। तो जिस बिजनेस में हम लग रहे हैं, जिस परियोजना में हम हैं, क्या उसमें कैश का फ्लो अच्छा है, क्या आपके पास प्रॉफिट अच्छा आ रहा है, आपकी सेल समय पर हो रही है। अगर कैश फ्लो अच्छा है तो आप क्या कर सकते हो, रेंट पर लेकर भी काम चला सकते हो। ठीक है, तो आपको जो है ऋण लेकर भी काम कर सकते हो। जब आप वित्तीयन पढ़ोगे फाइनेंसिंग, तो ऐसी किसी एसेट को खरीद करके बिना हम उसको रेंट पर लें तो भी हमारा काम चल जाएगा, लेकिन हम ब्याज देने की कंडीशन में है तो फिर उसको खरीदना इतना इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता। तो फ्लो अच्छा होगा तो आप जो है ब्याज से संबंधित काम से भी अपने व्यवसाय के उस परियोजना को पूरा कर सकते हो। दूसरा है आय, प्रॉफिट कितना हो रहा है। प्रॉफिट अच्छा होगा तो आप उसी हिसाब से देख सकते हो कि आप जो है एसेट को, अभी मैंने बताया, रेंट पर लेकर भी काम चला सकते हो, क्योंकि अगर परचेज करना होगा तो आपको बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता होगी। तो ज्यादा पैसा अगर आप ऋण पर लोगे तो ब्याज बहुत ज्यादा बनता है। अगर ब्याज ज्यादा बनेगा तो ब्याज को चुकाने के लिए आपको प्रॉफिट कम करना पड़ेगा, और अगर प्रॉफिट कम हो जाए या मैं कहूँ कि अगर लॉस में आप चले जाओ तो जो आपके अंशधारी हैं वो छोड़कर जाने लगेंगे। इसलिए आय की दर क्या है, अगर आय अच्छी स्रोतों से आपको पैसा मिल रहा है तो आप दीर्घकालीन निर्णय में ये डिसीजन ले सकते हो कि एसेट को बिना खरीदे भी आप अपने व्यवसाय को अच्छी ढंग से संचालित कर सकते हो। फिर आता है निवेश कसौटी, जिसको क्राइटेरिया हम कहते हैं, कि भाई किसी चीज में जो पैसा लगाना है, क्या उसमें उतना पैसा लगाने से मुझे रिटर्न मिल रही है, उसके बदले में हमें पैसा मिल पा रहा है। तो जहां हमने पैसा लगाया, अगर वहां पैसा लगाने से व्यवसाय प्रॉफिट कमा पा रहा है, अच्छा रिटर्न अच्छी है, रिटर्न अच्छे का मतलब होता है 10 से लेके 20% की रिटर्न को हम अच्छा मानते हैं। बस बशर्ते क्या होना चाहिए कि जहां से आपने वो पैसा लिया, उधार लिया, ठीक है, अब चाहे आपने उसके लिए अपना जो मालिकाना हक है वो खोया हो, समता से पैसा इकट्ठा किया हो, और या अंश क्या कहते हैं ऋण से हो। आपके अगर आपने जो पैसा लिया है व्यवसाय को चलाने के लिए, अगर उसकी रेट 8% है और आप 10 से 20% उसमें पैसा लगाकर कमा रहे हो, ठीक है, तो आप काम चला सकते हो। दूसरी बात है कि आपको पैसा कितना चाहिए, मतलब क्राइटेरिया क्या हो, तो उसमें ये भी देखा जाएगा कि एक एसेट, अगर आपको एक मशीन खरीदनी है और वो मशीन जो है करोड़ की है, ठीक है, और करोड़ रुपए आप उधार लोगे तो ब्याज बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। तो ऐसे केस में आपके पास जो ऑप्शन बचता है वो समता का बचता है, मतलब कि इक्विटी से पैसा इकट्ठा करने का। यहाँ पर आप मालिकाना हक खो दोगे। तो आपको ये देखना है कि आपको डिसीजन ये लेना होता है कि क्या उतना पैसा लगाकर आपको जो रिटर्न है वो मिल पा रही है। तो निवेश को देखा जाता है कि जहां आप उस पैसे को लगा रहे हो, उसका जो उससे जो पैसा मुझे वापस मिलना है, क्या वो उतना मिल पा रहा है जितने की हमने सोची है, क्या वो मशीन हमारे उस पर्पस को सोल्व कर पा रही है जिसके लिए हम उसको खरीद रहे हैं। तो वो सब कुछ देखा जाता है कि हम कितना इसका उपयोग करेंगे। अगर इसका उपयोग मैं 70% कर रहा हूँ और 30% इसको खाली छोड़ रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि हम डिसीजन में गलती कर रहे हैं। और क्या अगर इस मशीन को मैं रेंट पर ले सकता हूँ, ये भी देखना होता है, और रेंट पर कितना खर्चा आएगा। ठीक है, तो वो सब चीजें देखकर, उन सारे क्राइटेरिया को देखकर, जो व्यवसाय के जितने संसाधन हैं उनका सबसे अच्छा उपयोग करने के बारे में कोई पॉइंट मिलता है, उसको ध्यान में रखकर हम काम करते हैं।
तो ये कुछ थे जो दीर्घकालीन के बेसिक आधार बनकर हम काम करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे दोबारा से दीर्घकालीन निवेश को भी दोबारा से पढ़ेंगे, निवेश निर्णय को। तो अभी बेसिकली ये 3 चीज़ें होती हैं जिनके बेस पर हम देखते हैं कि हम कैपिटल बजटिंग में क्या डिसीजन लें, उस एसेट को खरीदें या उसको किराए पर लेकर काम पूरा कर पाएँ। तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि अल्पकालीन से संबंधित क्या है। अल्पकालीन का मतलब है जो 1 साल वाले हैं, ठीक है? जहाँ पर मुझे जो है माल सप्लायर वालों से उधार लेना है। सप्लायर वो है जो मुझे सप्लाई कर रहा है माल को, जिनको हम बाद में क्रेडिटर कहते हैं। तो क्या क्रेडिटर मेरे मुझे समय पर पैसा माल दे रहे हैं, इन सब चीज़ों को निर्णय लेने होते हैं। जिनको मैं उधार माल बेच रहा हूँ मतलब कि मेरे डेटर, वो कितने समय में मुझे पैसा वापस कर देंगे? क्या मुझे जो प्रोडक्शन करना है, जो उत्पादन करना है, उसमें कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी? उतने समय जितने समय ये लोग मेरे पैसे को या मेरे माल को यूज़ करेंगे। क्या मैं उत्पादन पूरा कर पा रहा हूँ? तो ये सब होते हैं, तो इनको हम चालू पूँजी निर्णय कहते हैं। जैसे उसको कैपिटल बजटिंग कह रहे थे, इसको चालू पूँजी निर्णय कहते हैं। अल्पकालीन निवेश निर्णय से तात्पर्य ये होता है कि जो हमारा स्टॉक है, जो हमारे देनदार हैं, जो हमारा कैश है, उसको हमें कैसा रखना है सो दैट हमारा व्यवसाय जो है सुचारू रूप से चलता रहे, कभी भी रुके ना, काम जो है वो चलता रहे। तो जितने जितने जितना फंड हमें चाहिए, जितनी मात्रा में वित्त की हमें ज़रूरत है, क्या हम उसको पूरा कर पा रहे हैं, ये देखना है। और वो उस वित्त को जब यहाँ से देख पाओगे, जभी तो आप फाइनेंसिंग के थ्रू उतने पैसे को इकट्ठा कर पाओगे। तो आपको यहाँ देखना होता है कि कितने वित्त की आवश्यकता मुझे छोटे समय के लिए पड़ेगी। जैसे जो कैपिटल बजटिंग था, उसमें था कि लंबे समय के लिए कितना पैसा चाहिए। तो जब यहाँ के लिए पैसा चाहिए होता है, तो मैं कभी भी समता को यूज़ नहीं करता, मतलब कि मैं अपना शेयर इश्यू नहीं करता। ये काम मैं छोटे-मोटे ऋण वगैरह से ही चला लेता हूँ। तो इन संपत्तियों के विषय में निर्णय लेने का अर्थ व्यवसाय की जो दैनिक कार्यवाही है, जो नॉर्मल मेरे काम है उत्पादन से संबंधित, उनसे संबंधित निर्णय लेने से है। और ये देखना है कि वहाँ पर कितनी वित्त की मुझे आवश्यकता है, ये हम यहाँ पर देखते हैं। अल्पकालीन निवेश निर्णय को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, वो हैं पहला कि रोकड़ का मैनेजमेंट क्या है, कैश कितना आ रहा है, क्या हमारे पास समय पर पैसा आ पा रहा है। तो जितना हमें उत्पादन करना है, उतना जितना हम इनसे उधार ले रहे हैं, क्या उतने समय में हम अपना, जिनको हमने उधार बेचा है, उतने समय में वो हमें पैसे वापस कर पा रहे हैं। तो कैश के फ्लो को देखना। तो अगर कैश फ्लो अच्छा है, तो आप कम पैसे से भी कम वित्त से भी काम चला सकते हो। और अगर यहाँ पर टाइम लग रहा है, तो आपको ज़्यादा वित्त की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये देखा जाता है। दूसरा है कि स्टॉक को क्या है, क्या आप माल को समय पर बेच पा रहे हो? आपका माल अगर समय पर बिक पा रहा है, तो आपको कम वित्त की आवश्यकता है। बस बात क्या है कि समय पर, मतलब कि सही समय पर आप बेच पा रहे हो। और अगर देरी हो रही है, तो आपको ज़्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट, प्राप्तनीय मतलब कि जहाँ से आपको पैसा मिलना है, इन लोगों से, डेटर से, उनका क्या सिस्टम है। तो अगर वो आपको टाइमली, वही समय वाली बात है, अगर समय पर पैसा दे रहे हैं, तो आपको कम वित्त की आवश्यकता है। और अगर वो उसमें ज़्यादा समय ले रहे हैं, तो आपको ज़्यादा वित्त की आवश्यकता होती है। तो ये देखा जाता है, इनका प्रबंध किया जाता है, इनको जाँचा परखा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब आया फाइनेंसिंग। वित्त का मतलब अब पैसा कहाँ से आएगा, ये तो देख लिया आपको कितने पैसे की आवश्यकता है। वहाँ से आपने देखा कि कितने पैसे की आपको आवश्यकता पड़ेगी अपने सभी काम को पूरा करने के लिए। तो जो कितने वित्त की आवश्यकता थी, वो हम निवेश से ढूँढ पा रहे थे। ठीक है, निवेश से ढूँढ पा रहे थे। अब वो पैसा कैसे एकत्र, ये यहाँ पर जवाब मिलेगा कि कैसे इसको इकट्ठा करोगे। तो कैसे का जवाब जवाब जो है वो फाइनेंसिंग से आता है, वित्तीयन से आता है। तो देखिए, इसके अंतर्गत विभिन्न उपलब्ध स्रोतों जहां से मैं पैसा इकट्ठा कर सकता हूँ, उनकी पहचान की जाती है। कोषों का मतलब फंड है, पैसा है। जुटाने के जितने मुख्य स्रोत हैं जो एक कंपनी अपना सकती है, उनमें दो मुख्य हैं। एक को हम अंशधारी कोष कहते हैं, मतलब कि जो हमारे मालिकों का पैसा होता है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं शेयर होल्डर फंड। क्योंकि आप अकाउंट्स पढ़ते हो तो आप समझ सकते हो इसको। तो जो शेयर होल्डर का पैसा होता है, वो होता है। और दूसरा होता है जो हम बाहर वालों से उधार लेते हैं।
तो इसको हम एक्सटर्नल लायबिलिटी कहते हैं, अगर आप अकाउंट्स की फॉर्म में बोलो इसको तो जो बाहरी व्यक्तियों का उधार होता है उसको उधारी कहते हैं, जो कंपनी का खुद का पैसा होता है उसको हम शेयर होल्डर फंड कहते हैं। दो ही जगह से हम पैसे को एकत्र कर सकते हैं। सारी स्रोत जो है वो इन्हीं दो भागों में बटी हुई है। तो अंशधारी कोष से तात्पर्य समता पूंजी, जिसको हम शेयर कैपिटल कहते हैं। प्रतिधारित आय का मतलब होता है रिटेन अर्निंग, प्रॉफिट को जो आप रोक लेते हो वो प्रतिधारित आय होती है। और उधार का मतलब होता है जो बाहर से उस वित्त को कहते हैं जिसका जो प्रबंध है वो डिवेंचर ऋण पत्रों के निर्गमन का मतलब इशू करना होता है, कि उनको इशू करने से या किसी भी और बैंक से या कहीं से भी आप जो लोन ले रहे हो वो इसके अंतर्गत आते हैं। चलते हैं आगे और देखते हैं कि इस वित्त के इस डिसीजन को जो दो भागों में लिया जाएगा कि हम पैसे को समता अंशधारियों से लें, मतलब कि हम अंशधारी से पैसे इकट्ठा करें, ठीक है, जिसको हम ओनर फंड भी कहते हैं, मालिकों का फंड, या हम बाहरी उधारी या एक्सटर्नल लायबिलिटी जिसको हम कहते हैं उससे पैसा इकट्ठा करें। ये डिसीजन लेने के लिए हम किन किन चीजों को ध्यान में रखेंगे वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है कि लागत, कितना पैसा लगना है। अगर लागत ज्यादा है तो फिर आपको जो है ओनर फंड की तरफ या समता की तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि पैसा ज्यादा अगर आप इससे लोगे, बाहर वालों से लोगे, ऋण के माध्यम से उसको पूरा करोगे तो आपको ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा, और ब्याज अगर आपके पास आप उतना कमा नहीं पा रहे उससे तो वो ब्याज आप चुका नहीं पाओगे, तो वो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो अगर लागत ज्यादा आने वाली है तो समता की तरफ हमें जाना पड़ता है, और अगर लागत कम है तो आप ऋण से भी काम चला सकते हो। नेक्स्ट, रिस्क कितना है भाई। जहां पर ज्यादा रिस्क होता है, अगर रिस्क ज्यादा है तो फिर आपको समता की तरफ ही जाना पड़ेगा। रिस्क अगर कम है तो आप ऋण लेकर भी काम चला सकते हो। ठीक है, रिस्क आपको पता ही है कि पैसा जिस जगह लगा रहे हो आप वहां पर उसके डूबने के कितने परसेंट चांस है, वो जोखिम कहलाता है। प्रवर्तन लागत का मतलब है कि जब आप इसको, मतलब जो पैसा इकट्ठा करोगे, जो पैसा आपको चाहिए, जब उसको आप इकट्ठा करोगे तो उस पर खर्चा कितना आएगा उसको हम वित्तीय लागत कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं जी, समता वाले जो होते हैं, समता में आपको, आपने पढ़ा होगा जब इक्विटी शेयर हम इशू करते हैं तो वहां पर हमें प्रोस्पेक्टस भी इशू करना पड़ता है, आपको एड भी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर खर्चा बहुत सारा होता है, आपको एक जो होता है अंडर राइटर भी रखना पड़ता है, तो बहुत सारे लोगों को रखना पड़ता है। तो परिवर्तन लागत जो खर्चा होता है ना वो समता में ज्यादा है, समता में पैसा ज्यादा लगता है, ये बात आप ध्यान रखें। जो हम पैसा ऋण से लेते हैं उस ऋण में जो ये उपार्जन लागत होती है, जो ये खर्चा होता है, ये कम आता है। तो डिपेंड करता है कि आपके पास उधार लेने के लिए जो पैसा चाहिए क्या वो आपके पास अवेलेबल है। तो आपको लंबे समय के लिए अगर पैसा चाहिए, लागत ज्यादा आने वाली है, तो आप फिर समता की तरफ जा सकते हो। अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है कि आप उस उधार को ले भी पाओ तो आप फिर ऋण की तरफ ही जाओगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि किसी भी एक कारक के आधार पर आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो प्रभावित करने कारकों को हम ये कहते हैं कि एक नहीं होना चाहिए, जो सबसे ज्यादा मिल पाए जिससे संबंधित, जो ज्यादा पॉजिटिव आ रहे हो जिसकी तरफ, जो जिसके जितना फेवर में हो, समता के या उसके उसके हिसाब से काम करेंगे। तो एक कारक पर कभी डिसीजन नहीं लिया जाता, कई सारे कारक देखने पड़ते हैं। नेक्स्ट कारक पर पहुंचते हैं, वो कैश फ्लो की स्थिति है। अगर कैश फ्लो, मैंने आपको उससे पहले भी बताया था, अगर कैश फ्लो की स्थिति अच्छी है तो आप ऋण से भी काम चला सकते हो। बट अगर कैश फ्लो की स्थिति अच्छी नहीं है तो आप फिर ऋण से काम नहीं चला पाओगे। ठीक है, तो ये भी हमें देखना होता है। फिर आया कि स्थायी संचालन लागत, मतलब कि फिक्स खर्चे। अगर आप बिजनेस में कुछ भी नहीं करते, मतलब कि आपने उत्पादन जो है शून्य कर रखा है, मतलब कि जीरो कर रखा है, आप कुछ भी उत्पादन नहीं कर रहे, तो फिर भी आपके कुछ खर्चे आते हैं, तो उनको हम कहते हैं स्थायी लागतें। ठीक है, आपने पढ़ा होगा जरूर इकोनॉमिक्स में। और कुछ ऐसे होते हैं जो परिवर्तनशील होते हैं, वो खर्च उत्पादन के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो वो परिवर्तनशील जो होते हैं, जैसे जैसे आप उत्पादन बढ़ाओगे वो लागतें बढ़ती चली जाएंगी।
ठीक है, तो अगर जीरो है तो भी कुछ स्थायी लागतें आपको पे करनी पड़ती हैं, तो वो देखना पड़ता है व्यवसाय में, इस संचालन में जो स्थायी खर्चे हैं वो कितने हैं। अगर स्थायी खर्चे ज़्यादा हैं, ठीक है, जैसे मशीन वगैरह खरीदना, रेंट देना, ठीक है, जो गार्ड रख रखा है उसको पैसे देना, कुछ जो भी स्थायी लागतें हैं, अगर वो ज़्यादा हैं, तो फिर आपको समता की तरफ जाना पड़ेगा। अगर वो कम है तो आप ब्याज से या ऋण से भी काम चला सकते हो, क्योंकि अगर उत्पादन नहीं करोगे, फिर भी पैसा देना पड़ रहा है, तो फिर कमाओगे कहाँ से? तो इसलिए उसमें ये देखा जाता है। फिर है कि रिटर्न कितना मिल रहा है, नियंत्रण प्रतिफल, ठीक है, समता की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये भी देखा जाता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी है। फिर है पूंजी बाजार की स्थिति। पूंजी बाजार का मतलब हमारी कैपिटल मार्केट है। अगर वहाँ पर हम इस समय जो मार्केट में कंडीशन है, वो हमारा जो शेयर है, जो अंश है हमारा, अगर उस अंश मार्केट में इस समय अंश के प्राइस डाउन है, तो ऐसी कंडीशन में आप समता को जो उपयोग है वो नहीं करोगे, ठीक है, समता से पैसा एकत्र नहीं करोगे, ठीक है। पर अगर शेयर की वैल्यू हाई जा रही है, अगर शेयर जो है हमारा अंश जो है, अगर इस समय अच्छी लागत के मतलब अच्छे पैसे उसके मिल रहे हैं, तो आप समता का ऑप्शन भी यूज कर सकते हो, एक डिसीजन पर नहीं चलेंगे, ठीक है। तो ये देखा जाता है पूंजी बाजार की स्थिति। अब ये चैप्टर हमने पूरा कर लिया, और ये चैप्टर कम से कम आपका 8 मार्क्स का चैप्टर है। कम से कम बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये 10 का भी हो सकता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जितना आप इसको ज़्यादा करेंगे, आपको उतना ही आसानी से ये समझ में आएगा। और बार-बार पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी से इसको पढ़ते रहिए, आपको ये चैप्टर ज़रूर समझ में आएगा। चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरी आने वाली वीडियो का जो है अपने आने वाले पेपर में यूज़ कर पाइए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए और हम ऐसे ही अच्छा पढ़ते रहें। धन्यवाद।